हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उर्वशी स्टडी झालावाड़ में। कल मैंने आपके साथ चर्चा की थी सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम का इजी मेथड मैंने आपको समझाया था, सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्वनाम का पार्ट 2। लेकिन उसके आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एक प्रश्न रखना चाहूँगी आपके सामने। जो प्रश्न है, भारत सरकार ने कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन डोज के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका आंसर यदि आपको पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप नहीं जानते तो इसका जवाब पाने के लिए मेरी वीडियो को अंत तक देखें, मैं आपको इसका जवाब ज़रूर दूंगी। तो आगे बढ़ने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टूडेंट्स, देर न करते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं सर्वनाम का भेदों का विस्तारित रूप। मैंने आपको सर्वनाम काफ़ी इजी मेथड में समझाए हैं। यदि आपको इससे पहले का जो पढ़ना है तो आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं, और आज मैं आपको इनका विस्तारित रूप बताऊंगी। तो मैंने आपको कल बता ही दिया था कि सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक इनको पहचानने के जो चिन्ह हैं वो मैंने आपको पिछली वीडियो में लिखवा चुकी हूँ, आप उनमें से उनको देख सकते हैं। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा है तथा आखिरी का जो सर्वनाम है वह होता है निजवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों, काफी इजी इनके नाम हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। अब इनके अंदर का मेथड मैं आपको इन सभी 6 सर्वनामों को विस्तारित करके बताऊंगी। तो पहला जो सर्वनाम है वह है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में जैसे कि बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोलने वाले, बोलने वाले, सुनने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए इस सर्वनाम का प्रयोग होता है। इस सर्वनाम का प्रयोग होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या है कि बोलने वाला, सुनने वाला या फिर किसी अन्य व्यक्ति के लिए इस सर्वनाम का प्रयोग होता है। जो बोलता है उसके लिए और जो हमारी बात को सुनता है उसके लिए, तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं। जैसे कि एक प्रश्न है हिंदी में कि पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम तथा अन्य पुरुष सर्वनाम।
अन्य पुरुष सर्वनाम। ये 3 प्रकार के पुरुष सर्वनाम हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों के अंदर। तो जो उत्तम पुरुष सर्वनाम है, उत्तम पुरुष सर्वनाम में क्या होता है कि जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला सिर्फ अपने लिए ही करता है, यहाँ अपने लिए करने वाला, अपने लिए करता है, मतलब इसमें जो बोलने वाला क्या कर रहा है या सुनने वाला या लिखने वाला सिर्फ अपने लिए ही कर रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिख रही हूँ, तो यहाँ पर मैं, हम, ये जितने भी सर्वनाम हैं वो उत्तम पुरुष का उदाहरण है। जैसे कि मैं या हम, जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, ये किसका उदाहरण है? उत्तम पुरुष सर्वनाम का। दूसरा है मध्यम पुरुष सर्वनाम। यहाँ पर जो सर्वनाम होता है वो बोलने वाला या लिखने वाला पढ़ने वाले के लिए करता है या सुनने वाले के लिए। यहाँ बोलने वाला या लिखने वाला सुनने वाले के लिए करता है, सुनने वाले के लिए करता है। तो उसमें इस सर्वनाम का प्रयोग होता है, कौन से सर्वनाम का? मध्य पुरुष सर्वनाम का। यहाँ पर क्या होता है? अपने लिए। लेकिन यहाँ पे जो बोलने वाला है, लिखने वाला है, मतलब मैं बोल रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, और मैं किसके लिए वो यूज़ कर रही हूँ? सुनने वाले के लिए यदि मैं कह रही हूँ तो वहाँ पर मध्यम पुरुष सर्वनाम होगा। जैसे कि तू, तुम आदि। इस प्रकार के उदाहरण मध्यम पुरुष सर्वनाम में आते हैं। तीसरा है अन्य पुरुष सर्वनाम। अन्य पुरुष सर्वनाम में जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। नाम में ही झलक रहा है कि इस सर्वनाम का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। मतलब इसमें बोलने वाला या सुनने वाला इनके लिए नहीं यूज में आकर किसी अन्य व्यक्ति के लिए ही इस सर्वनाम का प्रयोग होता है। जैसे कि यह, वह, वो आदि। तो यहाँ पर हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम संपूर्ण हो चुके हैं, जिसके अंदर मैं आपको वापस बता देती हूँ कि पुरुषवाचक में 3 पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होता है कि व्यक्ति या बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए ही करता है, वहाँ होता है मैं या हम या फिर अन्य बहुत से, जिसमें सिर्फ अपने लिए बात की गई है। मध्यम पुरुष में यहाँ बोलने वाला या लिखने वाला सुनने वाले के लिए करता है, जैसे कि तू या फिर तुम। अन्य पुरुष में इस सर्वनाम का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, जैसे यह, वह, वो आदि। तो इसके बाद चलिए दोस्तों हम चलते हैं पुरुषवाचक से अगले सर्वनाम की ओर, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम यह, वह, इसके जो पहचान चिन्ह हैं जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी दूरवर्ती या समीपवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और घटना का निश्चित बोध होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से ही पता चल रहा है इस सर्वनाम में किसी समीपवर्ती या दूरवर्ती
व्यक्ति के समीपवर्ती या दूर व्यक्ति, व्यक्ति प्राणियों और वस्तुओं का, व्यक्ति प्राणी व वस्तुओं का निश्चित बोध होता है। यहाँ पर निश्चित होता है, जो भी चीज होती है वो निश्चित होती है, तो निश्चित बोध होता है। वहाँ पर कौन सा सर्वनाम कहलाता है? वहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो जैसे कि उदाहरण में आपको बताती हूँ कि यह अच्छा है, वह नहीं है। यह कौन है? वह तो अशोक है। जैसे कि यह कौन है? वह तो अशोक है। वह तो अशोक है। जैसे कि आपको परीक्षा में पूछ लिया गया कि यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है, तो आप इसको पढ़ेंगे, यह कौन है? वह तो अशोक है। वह मतलब किसी अन्य व्यक्ति के लिए बात की गई, लेकिन निश्चित है कि वह कौन है? वह अशोक ही है। हम जानते हैं कि सामने वाला है जिसके बारे में बात की जा रही है वह अशोक है, तो यहाँ पर हम निश्चय हैं। और तो यहाँ पर समीपवर्ती या दूरवर्ती वो कोई भी हो सकता है, वो पास वाला भी हो सकता है या फिर वो दूर वाला भी हो सकता है। तो लेकिन उसमें निश्चित होता है कि हाँ, हम उस चीज़ को जानते हैं। तो वहाँ पर कौन सा सर्वनाम आएगा? वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कि अगला है, दूरवर्ती के लिए वह तथा समीपवर्ती के लिए यह का प्रयोग होता है। एक नोट है, दूर की चीज़ों के लिए या दूरवर्ती के लिए, जैसे कि दूरवर्ती है तो दूरवर्ती के लिए वह, और समीपवर्ती के लिए यह। समीपवर्ती के लिए यह का प्रयोग होता है निश्चयवाचक सर्वनाम में। यहाँ मैंने आपको निश्चयवाचक सर्वनाम भी बताए हैं। अगले सर्वनाम की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। अगला जो सर्वनाम है वह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मैंने इससे पहले आपको निश्चयवाचक सर्वनाम बताया है, और निश्चयवाचक सर्वनाम का जो उल्टा है तो वहाँ वही अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। जैसे कि किसी भी दूरवर्ती या समीपवर्ती प्राणी वस्तुओं का अनिश्चित बोध होता है, उसमें निश्चित बोध होता है और इसमें अनिश्चित बोध होता है। जैसे कि दूरवर्ती व समीपवर्ती, समीपवर्ती प्राणियों, व्यक्तियों आदि का अनिश्चित बोध होता है। अनिश्चित बोध होता है। अनिश्चित बोध होता है जैसे कि कोई, किसी, कुछ आदि। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण बता देती हूँ। उसका एक उदाहरण, स्कूल में कुछ खा लेना। स्कूल में कुछ खा लेना, कुछ खा लेना। अब यहाँ पर जो पद है या फिर यहाँ पे जो है रेखा है या फिर यहाँ पे जो वाक्य है, इस वाक्य के अंदर जो कुछ है वहाँ से हमें पता नहीं चल रहा है कि कोई ऐसी चीज़ है जो वो खाएगा, लेकिन वहाँ पर हम निश्चित हैं और हमने अनिश्चित के तौर पे हमने बताया है कि वहाँ पे कुछ भी खा लेना, लेकिन हम उस चीज़ के लिए निश्चित नहीं है कि सामने वाला वह क्या खाएगा। तो जो यह वाक्य है उसमें कौन सा सर्वनाम आएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम ही आएगा। इसके बाद में मैं इसे एक बार बता देती हूँ। संभवतः कोई आया है, संभवतः कोई आया है। देखने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे अनिश्चित है,
अर्थात हमें नहीं पता कि कौन आया है, लेकिन संभवतः हमें आशा है या हमें ऐसा लग रहा है या ऐसी संभावना है कि कोई ना कोई तो आया है, लेकिन हम इस चीज़ के लिए निश्चित नहीं है कि भाई कौन आया है। तो वहाँ पर भी कौन सा सर्वनाम आएगा, वहाँ पर भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम ही आएगा। तो मैंने आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी बता दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम निश्चित संबंधवाचक सर्वनाम। अगला पढ़ेंगे हम संबंधवाचक सर्वनाम। नाम से ही इसमें पता चल रहा है कि संबंध बताए जाते हैं, एक का दूसरे से संबंध बताते हैं, चाहे प्राणी हो चाहे किसी भी चीज हो। मतलब कि संबंधवाचक सर्वनाम वे हैं जो किसी उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करते हैं। जैसे कि एक दूसरे के साथ संबंध प्रकट होना, वाक्य में एक दूसरे के साथ संबंध प्रकट होना। बहुत ही आसान है कि जो एक वाक्य हमारे पास आता है या वाक्य हमारे सामने आता है, उस वाक्य में एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ संबंध बताया जाता है, तो वहाँ पे निश्चित रूप से कौन सा सर्वनाम आएगा, संबंधवाचक सर्वनाम ही आएगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता देती हूँ कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। यहाँ एक वाक्य है जहाँ पर जैसा और वैसा, अर्थात जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, इन दोनों का आपस में क्या है, संबंध है। तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम आएगा, संबंधवाचक सर्वनाम आएगा। जैसे कि है कि मेरी वह घड़ी खो गई जो मुझे जन्मदिन पर मिली थी। जो परिश्रम करेगा वह ही सफल होगा, जिसको आपने बुलाया था वह आया है। जिसको आपने बुलाया था वह आया है। तो यहाँ पर उसी के बारे में आगे बात की गई है, अर्थात दोनों का आपस में क्या है, संबंध है कि जिसको बुलाया गया था वही आया है, अर्थात दोनों आपस में क्या हो गए, संबंधित हो गए। तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम आएगा, यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम आएगा, अर्थात आपस का वाक्य एक दूसरे का आपस में ही संबंध बताता है, तो वहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम आता है। तो पांचवा जो सर्वनाम है वह है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें प्रश्नों के चिन्हों का बोध होता है, अर्थात जैसे कि संज्ञा या सर्वनाम, अर्थात सर्वनामों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के लिए प्रश्नों चिन्हों का बोध होता है। प्रश्न चिन्हों का बोध होता है, प्रश्न से सब आप जानते हैं स्टूडेंट, जैसे कि कब, क्यों, क्या, कहाँ, ये सभी प्रश्न चिन्ह हैं एक तरह से, है ना। इन सब से प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। तो मैं इसके कुछ उदाहरण बताती हूँ, जैसे कि देखो बाहर कौन आया है, देखो बाहर कौन आया है। तो पढ़ने से, वाक्य को पढ़ने से हमें क्या पता चल रहा है कि प्रश्न बन रहा है एक तरह से, कि देखो बाहर कौन आया है, अर्थात कौन के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है, अर्थात वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। तो इसी प्रकार से जिसमें प्रश्नों का निर्माण किया जाता है या जिसमें प्रश्न निर्माण होता है, वो सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब हम आखिरी सर्वनाम
के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वे हैं जिनका प्रयोग बोलने वाले स्वयं अपने लिए ही करता है। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम ये वे सर्वनाम हैं, ये वे सर्वनाम होते हैं जिनका प्रयोग बोलने वाला, जिनका प्रयोग बोलने वाला स्वयं अपने लिए ही करता है, स्वयं अपने लिए ही करता है, अपने लिए करता है। अर्थात यहाँ किसी और के बारे में बात नहीं की जाती है, आज मैं अपने स्वयं के बारे में बात कर रही है। जैसे कि बोलने वाला, जैसे कि मैं बोल रही हूँ और मैं अपने लिए ही किसी का प्रयोग कर रही हूँ, तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम आता है। जैसे कि उदाहरण है, हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। एक उदाहरण है, हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, स्वयं करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अपने बारे में ही बात की है, अर्थात स्वयं, खुद, ये जो शब्द होते हैं वो निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। यहाँ पर मतलब अपने लिए ही बात की जाती है। जैसे कि मैं स्वयं में अपना कंबल, मैं अपना कंबल ले जा रही हूँ। यहाँ पर मैं अपने बारे में ही बात कर रही हूँ, मैं खुद ही कह रही हूँ कि मैं अपना कंबल ले जा रही हूँ, तो वहाँ पर कौन सा सर्वनाम आएगा? वहाँ निजवाचक सर्वनाम आएगा। तो दोस्तों, मैंने आपको पूरे 6 सर्वनाम विस्तारित रूप से बता दिए हैं। तो अब मैं आपसे उस प्रश्न का आंसर, आपको जवाब बताऊंगी जिसकी चर्चा मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताई थी। मैंने जो क्वेश्चन आपसे पूछा था वो क्वेश्चन का जो आंसर है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कि भारत सरकार ने कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन डोज के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो जो उसका आंसर है वह है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। एक बार फिर सुन लीजिए स्टूडेंट, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आगे ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।